हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट 2 लेक्चर्स हमने ख़त्म कर रखे हैं। जो भी पीछे के 2 चैप्टर थे, जैसे कि पहले में हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ रखे थे और दूसरे चैप्टर में हमने मेजरमेंट पढ़ रखे थे, मतलब मेजरिंग डिवाइस के बारे में हमने पढ़ रखा था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस। ठीक है, जो भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हैं किसी भी सरफेस पे, जैसे कि कर्व्ड हो गया, वर्टिकल हो गया, जिस भी तरीके का है, तो उस पर हम आज सारा डिस्कशन करेंगे। और जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं या फिर जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इस पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, जो इसमें जो पहला टॉपिक होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में, जो पहला टॉपिक होगा वो है हमारा टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में पहले देखेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस, इमर्ज सरफेस पर क्या प्रेशर्स हैं, और उसके बाद से हम सेंटर ऑफ प्रेशर उसका हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर वर्टिकल का देखेंगे, उसके बाद इंक्लाइन का, और उसके बाद से फाइनली हम देखेंगे कर्व्ड इमर्ज सरफेस के बारे में। तो डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले जो छोटे मोटे जो डेफिनीसन है, तो पहले हम उस डेफिनीसन के बारे में देख लेते हैं कि टोटल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, टोटल प्रेशर क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड ऑन द सरफेस। अब ध्यान देखना, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया स्टैटिक फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे जो भी हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के बारे में होगा। ठीक है, व्हेन द फ्लूइड्स कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस। ठीक है, तो ये बात रही, किताबों की बात रही। द फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये सारी किताबी भाषा है, अब इनको देख लेना, पढ़ लेना। और सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन इसमें भी डाल रखा है। इट इज डिफाइन एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है और टोटल प्रेशर क्या, देखो टोटल प्रेशर क्या होता है, कोई भी बॉडी है अगर वो किसी फ्लूइड में इमर्ज है, पूरी तरीके से डूबी हुई है, तो उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस फ्लूइड के द्वारा, उस पर जो कैलकुलेट हम करेंगे, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर। और उस प्रेशर का जो भी पॉइंट होगा, मतलब कि वो प्रेशर कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक, वो प्रेशर कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा डेफिनेशन आप इन दोनों डेफिनेशन को आप देख लेना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हॉरिजॉन्टल इमर्ज सरफेस है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रखा है कि किस तरीके से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है जब कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टली किसी भी लिक्विड में इमर्ज होती है। तो ठीक है, एफ आर क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है एक्सर्टेड ऑन द प्लेट। प्लेट पे कितनी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसको एफ आर से मैंने दिखा रखा है। और प्लेट का जो एरिया हमने लिया उसको लिया ए इंटू बी लिया, मतलब कि यहाँ पे ए दिख रहा है। ठीक है, ये ए क्या है और बी क्या कि वो इतना यहाँ पे विड्थ है उसकी। ठीक है, विड्थ है, मतलब इस तरीके से वो पूरी तरीके से फ्लूइड में इमर्ज है, तो वो क्या विड्थ है उसकी। पी नॉट यहाँ पे दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, और एच है द हाइट ऑफ प्लेट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो करेंगे यहाँ से फ्री सरफेस ऑफ वाटर से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो ये फ्री सरफेस है, इसको हम डिनोट कर देते हैं ओ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, जो प्लेट पे जो प्रेशर होगा वो हमने पहले भी इसको पढ़ रखा है, क्या होगा, रो जी, और एच होगा पूरी हाइट जो होगी, मतलब कि फ्री सरफेस से हाइट, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब एरिया का, इस प्लेट के एरिया का, तो हमें जो प्रेशर फोर्स एक्सर्ट होगा उस बॉडी पे जो हॉरिजॉन्टली इमर्ज हुई है, तो उस तरीके से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल इमर्ज सरफेस। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है वर्टिकली इमर्ज है, ठीक है, किसी भी लिक्विड में, तो उस पर हम किस तरीके से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखने की चीज़ है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैंने P इक्वल टू रो जी एक्स, मतलब कि ये जो प्रेशर फोर्स है, ये जो प्रेशर है, सॉरी प्रेशर फोर्स नहीं, ये प्रेशर है, तो ये जो प्रेशर है इस पूरे बॉडी को मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया यहाँ पे, इस तरीके से हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ताकि अब इसके बाद से हम पहले इस एलिमेंट पे प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद से हम उसको क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पूरी बॉडी पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो हम उससे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जो ये एलिमेंट है, जो भी हमने छोटा सा ये जो एलिमेंट लिए इसको हमने कंसीडर किया, ये क्या है, फ्री सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस बिलो है, और इसकी विड्थ हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि क्या है, कितना dx है। ठीक है, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फ्री सरफेस से x बार है, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है c, एक्चुअली सेंटर ऑफ प्रेशर क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा,
ठीक है, तभी ये बॉडी क्या है कि डूबी रहेगी, मतलब इमर्ज रहेगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ जो प्रेशर है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलो होगा। तो इसकी जो फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, h बार है। प्रेशर हमें पता है रो जी एक्स होता है, और हमने इस जो भी छोटी सी लेमिना हमने इसको कंसीडर किया, इस पे हमने कैलकुलेशन से स्टार्ट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका अगर हम इस प्रेशर में मल्टीप्लाई करते हैं इसका जो एरिया है, ठीक है, डी एक्स इसकी क्या है कि विड्थ है, और लेंथ इसका हमने लिए रखा बी, तो बी इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। और इस एरिया में अगर हम इस प्रेशर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, प्रेशर फोर्स फाइंड हो जाएगा। मतलब कि इस जो भी एरिया पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा हमने उसको अब फाइंड कर लिया। ठीक है, तो प्रेशर फोर्स, अब टोटल प्रेशर फोर्स की बात करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर फोर्स इस लेमिना पे, इस लेमिना का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने छोटा सा जो एरिया कंसीडर किया डी एक्स लिया है हमने, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका क्या, इस पे जो प्रेशर है वो कितना है, रो जी एक्स है। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, बी है, और सॉरी लेंथ कितनी है, बी है, और जो विड्थ कितना है, डी एक्स है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास टोटल प्रेशर फोर्स फाइंड हो गया, और ये कितना हो गया, रो जी बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखो रो जी क्या है कि ये कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है फ्लूइड पे, और जी कितना है, जी भी एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो b इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करके हम ये देखते हैं, जब इंटीग्रेशन का हम इस पर साइन लगाते हैं और उसके बाद से हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये फाइंड करते हैं कि ये जो क्वांटिटी है जिसको मैंने रेड से दिखा रखा है कि मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द लिक्विड लेवल, मतलब कि इस जो पार्टिकुलर एरिया को हमने कंसीडर किया, इसका क्या है कि मोमेंट है किसके अबाउट, तो वो जो भी फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस के अबाउट इसका कितना है, मोमेंट है। ठीक है, तो उसको हमने क्या कंसीडर किया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर है इस बॉडी का, रो जी इंटू ए क्या है कि अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल एरिया, अब हम इस बॉडी का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, हमने माना है उसको ए, और एक्स क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्री सरफेस से जितना बिलो है, ठीक है, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखा। तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा उसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, रो जी बॉडी का टोटल बॉडी का एरिया इंटू उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से हम टोटल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी फार्मूला है, अब इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये प्रेशर फोर्स हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, ये प्रेशर नहीं है, इसको हम प्रेशर फोर्स कहेंगे। ठीक है, प्रेशर फोर्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रेशर फोर्स। ठीक है, ये टोटल प्रेशर फोर्स है। नेक्स्ट, अब हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें फाइंड करना होगा कि एच बार के बारे में अगर हम बात करें कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर हम उसको ये इस क्वांटिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट हम इसके बारे में देखते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अभी में हमने क्या देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हमें टोटल फोर्स के बारे में हमने जो भी लेमिना कंसीडर किया था, जो हमने ये छोटा सा एरिया कंसीडर किया था डी एक्स, ठीक है, इस पर कितना फोर्स लग रहा था, उस फोर्स को हमने यहाँ पे लिखा है कि एफ इक्वल टू रो जी एक्स, कितना वो फ्री सरफेस से ये लेमिना कितना नीचे है, मतलब कितना ज़्यादा इमर्ज हुआ है, और उसके बाद से उसका एरिया। ठीक है, तो हमने इसको एरिया किया। अब हम क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ एफ अबाउट फ्री सरफेस। ठीक है, अब हम क्या करें, ये जो फोर्स है इसका मोमेंट लेंगे फिर लिक्विड के, ये जो फ्री सरफेस है इसके अबाउट हमने इसको क्या करें, मोमेंट हम फाइंड करेंगे, और इसके बाद से जब हम इसे मोमेंट फाइंड करेंगे और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे, फर्दर सॉल्व करने का मतलब कि पूरी बॉडी को जब कंसीडर करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन के जब साइन लगाएंगे तो रो और जी, आप देखो ये कांस्टेंट है, और हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर देंगे, और जब हमें इंटीग्रेशन साइन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बी इंटू डी एक्स। ठीक, अब ये क्या होगा, आप इसे ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है। ये क्या है कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, और हमने इसको यहाँ पे आई बार से दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने किससे दिखा रखा है इसको, अब इसे फिर से देखो, हमने इसको यहाँ पे आई बार से दिखा रखा है। ठीक है, अब हमें आई बार हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें आई बार कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखो आई बार फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आई बार फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि हम क्या करेंगे कि इस बॉडी का पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करके इसका हम क्या करेंगे, मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, और वो जो हमें फाइंड होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरी से, तो इस तरीके से हमें मिला आई जी प्लस ए इंटू एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आई बार की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आई बार की वैल्यू हमने समझ गए। यहाँ पे फिर से हम वापस आते हैं और बात करते हैं इस मोमेंट के बारे में। इस मोमेंट को आप ध्यान से देखो कि इस मोमेंट को फाइंड करने के लिए ये क्या है कि टोटल मोमेंट हमने फाइंड कर लिया, कि किसका टोटल मोमेंट फाइंड कर, किसके अबाउट, फ्री सरफेस के अबाउट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, सेकेंड हमें क्या फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करना, जो कि क्या है, ग्रेविटी जो भी सेंट्रॉइड है बॉडी का उसके नीचे है, और उसके नीचे कितने डिस्टेंस है, एच बार डिस्टेंस है। ठीक है,
मान लेते हैं कोई भी फोर्स है एफ है, ठीक है, कोई भी फोर्स है एफ है जो क्या हो रहा है कि इस सेंटर पे यहाँ पे जो सी है, सी पॉइंट है, इस पे एग्जॉर्ट हो रहा है, मतलब कि हमने पूरे फोर्स को कंसीडर कर लिया कि एक पॉइंट फोर्स है, ठीक है, हमने पूरे फोर्स को क्या कंसीडर किया, एक पॉइंट फोर्स, एज ए हमने पॉइंट फोर्स इसको कंसीडर किया और हमने ये मान लिया कि ये एच बार डिस्टेंस से फ्री सरफेस से बिलो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कोई भी फोर्स हम मान लेते हैं एफ फोर्स है और एफ फोर्स का हम क्या करेंगे, फ्री सरफेस से मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है। जब हम फ्री सरफेस से मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू एच बार, ठीक है। ये हमने क्या 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 कैलकुलेट किया, फ्री सरफेस से हमने जो फोर्स का मोमेंट है, हमने फोर्स का मोमेंट को कैलकुलेट किया और ये मोमेंट किसके बराबर होगा, अभी हमने जो इस मोमेंट को कैलकुलेट किया, ठीक है। मतलब कि ये पूरी बॉडी का ये भी मोमेंट है और पूरी बॉडी का ये भी मोमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे कि इक्वल कर देंगे, ठीक है। इक्वल कर देने के बाद से हम यहाँ से एच बार की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से एच बार की हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और आई डैश की वैल्यू मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो फाइनली हमें क्या फाइंड होगा, फाइनली हम एच बार की वैल्यू को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई जी, मतलब कि इस पूरी बॉडी का मोमेंट किसके रिस्पेक्ट में, सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए, मतलब पूरी बॉडी का एरिया, और एक्स बार क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो भी सेंट्रॉइड है वो फ्री सरफेस से कितना बिलो है, ठीक है, वो। अब फिर प्लस करेंगे कितना वो एक्स बार हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब एक्स बार हम क्यों ऐड करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आई जी, अब यहाँ पे आप एच बार की वैल्यू को देखो तो आप इसे ऑब्जर्व करो तो आप ये देखोगे कि आई जी, यहाँ पे जो ये वैल्यू है आई जी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस किया है एक्स बार, तो एक्स बार तो यहाँ तक की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को ही यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। मतलब इस वैल्यू में जब हम एक्स बार को ऐड करेंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल एच बार फाइंड हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हम अगर एक दो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है कि फर्स्टली हमें फाइंड करना है कि टोटल प्रेशर इस प्लेट पे कितना एक्सर्ट होगा, ठीक है। देखो मोस्टली एग्जाम्स में क्या आते हैं कि एक तो रेक्टेंगुलर प्लेट का दे देगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट का दे देगा, या फिर आपको ट्रेंगुलर शेप में कोई भी बॉडी दे देगा, या फिर आपको सर्कुलर में दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके के दो तीन शेप हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताएं। मोस्टली एग्जाम्स में अभी तक तो इतने ही शेप के बारे में पूछा गया है और आगे भी अगर एग्ज़ाम्स में आते हैं तो मोस्टली की जो चांसेस हैं इस तरीके के शेप में ही आने के चांसेस हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है इसका ट्रेंगुलर शेप का, इस वजह से मैंने क्या किया, ट्रेंगुलर शेप को मैंने यहाँ पे बता रखा है। पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे टोटल प्रेशर हमें फाइंड करना है प्लेट पे। उसके बाद से सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। बॉडी में यहाँ पे फिगर में आपको सब कुछ यहाँ पे इलस्ट्रेट कर दिया गया, सब कुछ है, सारी क्वांटिटी दे रखी है कि क्या क्या है। यहाँ पे ऑयल में इस बॉडी को इमर्ज किया गया जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉइंटेड दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे जो हमें फाइंड करना है, जो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस बॉडी का एरिया कितना, मतलब कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना है। अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हमें मिलेगा 4.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल का एरिया हमें कैलकुलेट कैसे करते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट कितनी है इसकी 3 मीटर है, बेस कितना है इसका 3 मीटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमें जो एरिया इस बॉडी का है कितना है 4.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो पूछ रखा है सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने के हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे आप देख सकते आई जी की हमें ज़रूरत है, ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वहाँ पे ज़रूरत है। तो आई जी को भी हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट कर देंगे। और आई जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आई जी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हमारे पास जो फार्मूला है ट्रेंगुलर के लिए हम क्या होता है बेस इंटू हाइट का क्यूब करेंगे और डिवाइड बाय 36 कर देंगे। उसके बाद हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि इसका आई जी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, एक्स बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब सिंपली से आपको पता होगा कि बेस से जो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होती है वो कितना होता है, और उसके बाद से यहाँ पे सीट्स मतलब कि इसका जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल से सेंट्रॉइड की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ये क्या नॉन वैल्यू होती है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा याद करना है, अगर कहीं भी मिल जाए तो भी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बेस से इससे कितना हाइट होता है, देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये h/3 हो जाएगा, ठीक। h/3 का मतलब अगर इसकी टोटल हाइट h है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h/3 हो जाएगी। और फिर इसके बाद से यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h/3 हो जाएगी, ठीक है, 2h/3 हो जाए। तो ये कॉमन सेंस है, यहाँ से आप इसको जो फॉर्मूला है इसका भी इस्तेमाल करके यहाँ से एक्स बार की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने कितना फाइंड किया इसे 1 मीटर, ठीक है।
पहला पूछ रखा है इसमें टोटल प्रेशर ऑन द प्लेट, ठीक है। टोटल प्रेशर फोर्स फाइंड करना है। तो टोटल प्रेशर फोर्स क्या करेंगे कि टोटल प्रेशर फोर्स के लिए हमने फार्मूला जो बता रखा है रो जी इंटू एक्स इंटू ए, ठीक है। मतलब कि रो जी जो भी डेंसिटी है कि जिस फ्लूइड में बॉडी को इमर्ज किया गया उसकी डेंसिटी, उसके बाद से स्मॉल जी की वैल्यू इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कितनी है फ्री सरफेस से और उस बॉडी का एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डेंसिटी में अगर हम इसका डेंसिटी अगर यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है तो हम इसमें क्या कर देंगे कि 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा बॉडी की डेंसिटी, ठीक है। इसमें मैंने 1000 का मल्टीप्लाई किया, बॉडी की डेंसिटी हमें फाइंड हो गई। उसके बाद से स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 हमने रखा, एक्स बार की वैल्यू 1 आई जहाँ पे हमने फाइंड कर रखा है 1 और 4.5 क्या है कि इस बॉडी की एरिया है, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर फाइंड होगा 35.3 किलो न्यूटन होगा, ठीक है। 35 किलो न्यूटन। अगर एग्जाम में अगर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और चारों ऑप्शंस में किलो न्यूटन की बात हो रखी है तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो भी यहाँ पे 10 की पावर की आप इसे किसी में मल्टीप्लाई मत करना, आप इसको छोड़ देना और उसके बाद से जो भी वैल्यू आएगी आप उसको किलो न्यूटन में लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो 10 की पावर 3 है इसको हमने छोड़ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा किलो न्यूटन में हमारे वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर की अब हम बात करते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए भी हमने फार्मूला हमने पढ़ रखा है, इसको हमने अभी बताया फार्मूला। तो एच बार इक्वल टू आई जी, ठीक है। अब ये क्या है कि कोई भी बॉडी वर्टिकली अगर इमर्ज है, जब मैं आपको बताऊंगा कि अगर बॉडी इंक्लाइंड है तो यहाँ पे क्या सिंपली सा साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, फार्मूला एज इट इज ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। फार्मूला क्या होगा एज इट इज ही होगा, बस यहाँ पे आई जी के बगल में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, बट सेम फार्मूला सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्टिकली है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगा 90 डिग्री और वहाँ इसी वजह से यहाँ पे आई जी के बगल में हम सिर्फ एक का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि यूनिटी का। सिंपल इसको सिंपल दिखाने के हमने सिर्फ इसको इतना ही लिख रखा है आई जी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है। आई जी की वैल्यू हमने फाइंड करें, यहाँ पे देखो आई जी की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर रखा है, हमने क्या किया यहाँ पे आई जी की वैल्यू पुट किया, ए की वैल्यू कितनी है 4.5 और एक्स बार की वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है। तो इसको हमने सिंपलीफाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1.5 मीटर, कितना मिल जाएगा हमें 1.5 मीटर। अब इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो अगर आप इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे h/3 पता है, आपको यहाँ पे 2h/3 पता है और टोटल हाइट पता है। तो आपको क्या करना है कि h/3 माइनस 2h/3 करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना वैल्यू आ रही है, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है 3 है तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब इसे खुद से सॉल्व करके देखना, यहाँ तक हमें वैल्यू पता है यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें पता है और हमें ये वाली डिस्टेंस भी पता है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, तो कितना होगा ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करना और उसमें क्या करना एक्स बार ऐड कर देना। तो मे भी आप थोड़ा सा इसे करोगे, मैंने इसे किया नहीं है, तो आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये जरूर ये वैल्यू 1.5 के नियरली आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे एक बार खुद से भी करके देखना तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये बॉडी वाटर सरफेस से थोड़ा सा बिलो होता, अगर बिलो होता तो क्या करना है हमें बस जितना भी हाइट बिलो होता हमें उसे एक्स बार में ऐड कर देना, हमें उसे एच बार में ऐड कर देना। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी कितना है बिलो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बॉडी सरफेस पे है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे थोड़ा सॉल्व करना है यहाँ पे और ये ईजिली फाइंड हो सकता है अगर ये बिलो नहीं है तो, ठीक है। अगर बॉडी का जो टॉप लेवल है वो फ्री सरफेस पे ही है तो आंसर हम और ईजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमने दे रखा है वर्टिकल इमर्ज सरफेस के लिए। तो हाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या क्रिटिकल है, आप इसको पढ़ना 1 बाय 1 करके आप इसे पढ़ो। तो मैं इसे रीड करता हूँ एक बार क्वेश्चन को। अ सर्कुलर ओपनिंग 2.5 मीटर डायमीटर, ठीक है। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे एक ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप जरा स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे ओपनिंग है, ये इसका डायमीटर कितना 2.5 मीटर है, ठीक है। इन अ वर्टिकल साइड ऑफ टैंक इज क्लोज्ड बाय अ डिस्क ऑफ 2.5 मीटर डायमीटर, ठीक है, विच कैन बी रोटेड अबाउट हॉरिजेंटल डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ओपनिंग है, ओपनिंग को क्या किया गया कि एक सर्कुलर डिस्क की वजह से उसको क्या बंद किया गया है, ठीक है। और जिसका डायमीटर का मतलब डिस्क का डायमीटर कितना 2.5 मीटर है, ठीक है। कितना डिस्क का डायमीटर है 2.5 मीटर, जो क्या हो सकता है हॉरिजेंटली रोटेट कर सकता है। हम मान लेते हैं कि वो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट वो रोटेट कर सकता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो ये प्लेट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और 2.5 मीटर के डायमीटर दे रखा है और ये क्या कर सकता है इसको रोटेट कर सकता है। रोटेट कर सकता है किसके अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, मतलब हॉरिजेंटल की बात करें, हॉरिजेंटली वो रोटेट कर सकता है। तो हॉरिजेंटली कहाँ से रोटेट कर सकता है कि हॉरिजेंटली ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ठीक है।
तो पहले हमने एरिया ऑफ ओपनिंग फाइंड कर लिया, या फिर आप एरिया ऑफ प्लेट या फिर एरिया ऑफ डिस्क, ठीक है, दोनों क्या होगा सेम होगा। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ओपनिंग, ठीक है। और हमें क्या क्या फाइंड क्या क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो तो इसमें बात कर रहा है द फोर्स ऑन द डिस्क, ठीक है। तो फोर्स ऑन डिस्क के लिए हमें क्या चाहिए कि एरिया हमें फाइंड करना है। तो चलिए हमने ओपनिंग का एरिया फाइंड कर लिया कितना होता है। फिर प्रेशर फाइंड करने का हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और ये फार्मूला क्या है कि टोटल प्रेशर फोर्स रो जी इंटू एक्स बार क्या, कि जो भी लेमिना है, जो भी बॉडी है, वो वाटर सरफेस से, वाटर के फ्री सरफेस से कितना नीचे रहे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो वो डिस्टेंस है, और उसको इंटू एक हम कर देंगे। ए क्या है कि उस बॉडी का एरिया है। तो रो क्या है, अब चूंकि बॉडी क्या वाटर में इमर्ज है, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है कि वाटर है, तो हमने क्या किया 1000 का मल्टीप्लाई किया है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000, ठीक है जी। स्मॉल जी की वैल्यू 9.81, 3.5। अब 3.5 कैसे हमने फाइंड किया कि आप फ्री यहाँ पे देखो, आप फिगर में देखो, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है फिगर में, क्या दे रखा है कि एक्स बार की वैल्यू 3.5 मीटर यहाँ पे एक्चुअली दे रखा है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एरिया हमें फाइंड करने पड़ेगा 4.91, जो हमने यहाँ पे आपको फाइंड करके दिखा रखा है, ठीक है। वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइंड होगा, आंसर होगा वो कितना 168.58 किलो न्यूटन, ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है कि द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिस्क इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल पोजीशन व्हेन द हेड ऑफ वाटर एबव हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो दे रखा है कितना है। अब इसमें ये पूछना चाह रहा है कि हमें कितने टॉर्क की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। टॉर्क के बारे में अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, टॉर्क फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमने पहले इसको फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, जो सेंटर ऑफ प्रेशर वो क्या है कि सेंट्रॉइड के बिलो है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना होगा कि कितना बिलो है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी होगी। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगा आई जी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो आई जी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार, ये वाई की वैल्यू है। अगर अब हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। अब इसमें प्लस एक्स बार कर देंगे तो ये क्या होगा, फ्री सरफेस से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, इस तरीके से हो जाएगा, मतलब फ्री सरफेस से, ठीक है। तो एच बार हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे प्लस आप कर लेना एच बार। अब हमने एच बार तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एच बार कर लो, मतलब कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ से फ्री सरफेस है और ये एच बार है, ठीक है, और फ्री सरफेस से ही ये दे रखा है एक्स बार, ठीक है। और वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एच बार में से एक्स बार को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाई की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। और जब हम इसमें इस प्रेशर फोर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या होगा कि वो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है टॉर्क फाइंड करने के लिए, वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है कि टॉर्क हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, पी एफ क्या है कि टोटल प्रेशर फोर्स इनटू वाई। अब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच बार माइनस एक्स बार, ठीक है। वैल्यू को पुट करना आपको मिल जाएगा 18.55 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन, आप आई जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड करके दिखा दिया कैसे होगा किसी भी सर्कुलर डिस्क के लिए, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क के लिए अगर उसकी डायमीटर कितना डी है तो इससे क्या हो जाएगा कि जो सेंट्रॉइड के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हो। ये बस क्वेश्चन में जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं इस तरीके से नहीं पूछेंगे, इतना मतलब कि कैलकुलेशन नहीं होगा उसमें, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन हो, जैसे कि उसने टोटल प्रेशर पूछ लेगा, टोटल प्रेशर बॉडी पे कितना लगा, या फिर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लेगा कि जो भी सेंटर ऑफ प्रेशर वो कहाँ पे है, तो वो वैल्यू पूछ लेगा आपसे। तो आप उसके लिए क्या करना, ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लाइन इमर्ज सरफेस के लिए। तो इंक्लाइन इमर्ज सरफेस में किस तरीके से प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है आप इस तरीके से फिगर में देख सकते हैं। अब जितना जितना वर्टिकली आप डाउनवर्ड आओगे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। अगर अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर आपने मेरे पहले भी मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बता रखा है कि कोई भी अगर इस तरीके का लोड होता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, हम उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम फिनोमेना आपका इस्तेमाल यहीं पे भी यहाँ पे भी किया जाएगा, बट पहले हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं, फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लेमिना लेंगे छोटा सा, ठीक है, डीएक्स लेंथ का, ठीक है, डीएक्स इसका विड्थ हम डीएक्स ले लेते हैं और एल ले लेते हैं इसका लेंथ है, ठीक है। इस बॉडी को हमने इस तरीके से दिखा रखा है। कैलकुलेशन में सारा इस पर ही करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सिंपली है, तो
सबसे पहले हम इस जो स्ट्रिप है dx, जो भी स्ट्रिप है इस पे क्या करेंगे कि हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, मतलब कि प्रेशर इस पे कितना लग रहा है उसको फाइंड करेंगे। तो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, रो जी इंटू ए साइन थीटा। ठीक है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर फोर्स नहीं है, प्रेशर हमने फाइंड किया। और इसमें हम क्या करेंगे कि इसके एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो उसके बाद हमें क्या फाइंड हो जाएगा, प्रेशर फोर्स। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर फोर्स हमने फाइंड किया। ठीक है, पूरी बॉडी पे प्रेशर फाइंड करने के हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद से रो जी साइन थीटा, ये क्या है, कॉन्स्टेंट, हम इसको बाहर लाएंगे, मतलब कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर लाएंगे। अब इंटीग्रेशन साइन के अंदर क्या होगा, ए इंटू एल इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, ए क्या है, ए है आपका फ्री सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है, ये जो हमने डी एक्स स्ट्रिप हमने जो एज्यूम किया है। एल क्या है, स्ट्रिप की लेंथ है, मतलब आप इस पूरी प्लेन की सॉरी लेंथ कह रहे हैं, ये विड्थ ले लो या फिर लेंथ ले लो, कुछ भी जो मतलब कि क्या है कि उस प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से एल मैंने इसको कंसीडर किया है। डी एक्स क्या है, डी एक्स इसका विड्थ ले लो, एल इसका लेंथ ले लो, ऐसे कंज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये देखोगे आप ए इंटू एल इंटू डी एक्स, तो एल इंटू डी एक्स, तो ये आपका एरिया हो गया। ए इंटू क्या, ए क्या है, ए आपका फ्री सरफेस से डिस्टेंस है। तो फ्री सरफेस से डिस्टेंस मतलब कि इस एरिया का हमने क्या किया कि मोमेंट फाइंड किया। ये क्या है, एरिया का, ये जो छोटे से स्ट्रिप का है इसका क्या है कि मोमेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने लिख रखा मोमेंट ऑफ सरफेस अबाउट ओ, मतलब फ्री सरफेस के अबाउट ये क्या है, मोमेंट है इसका। ठीक है, और फ्री सरफेस के अबाउट इसका मोमेंट कितना होता है। अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ए इंटू एक्स बार, पूरी बॉडी की हम बात करें। ठीक है, पूरी बॉडी की बात करें तो ए इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, ए एरिया है और एक्स बार डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये क्या है कि चूंकि ये सरफेस इंक्लाइन है और हमें क्या चाहिए कि वर्टिकल लेंथ चाहिए होता है। ठीक है, जब ये होता है वर्टिकल हमें लेंथ चाहिए होता है, तो वो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखो कि अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन हमें आ जाएगा, जैसे कि आप ले लो यहाँ पे एक्स बार कॉस थीटा आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो लेंथ आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, एक्स बार साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे चेंज किया है। साइन थीटा से साइन थीटा को हमने कैंसिल किया है, और जो प्रेशर फोर्स हमें फाइंड हुआ है इस पे अब देखो सिमिलर है, जैसा कि हमने हॉरिजेंटल में भी पढ़ रखा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देखो टोटल प्रेशर कितना है, रो जी ए इंटू एक्स बार, और यहाँ पे भी कितना है रो जी ए इंटू एक्स बार। ठीक है, तो ये क्या है कि चेंज नहीं है, ये सिमिलर है, उसी के सिमिलर है। नेक्स्ट हम इसका सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करें तो वैसे ही है जैसा कि हमने अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस का देखा था। सारा कैलकुलेशन वैसे ही है, आपको सब कुछ वैसे ही करना है। बस चेंज क्या होगा कि आई जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब चेंज थोड़ा सा आप इसको इवेल्युएट करो तो आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एच बार की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे आई जी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार, और यहाँ पे कितना आया है यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू फाइंड हुई है आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एक्स बार प्लस एक्स बार, मतलब कि सब कुछ सिमिलर है। बस साइन स्क्वायर थीटा उसमें आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है, आई जी के बगल में आप लिख दो या फिर याद कर लो इस चीज़ को। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एच बार की वैल्यू। ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अभी थोड़ी देर बाद पहले ही बताई, कुछ जो ऐसे डायग्राम हैं जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया या फिर सर्कल हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे सर्कुलर शेप को हमने कंसीडर किया है, और यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है सब कुछ डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखा रखा है। पहले तो हमें टोटल प्रेशर फोर्स फाइंड करना है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। अब सेकेंडली हमें क्या फाइंड करना है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर की हमें पोजीशन फाइंड करनी। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन अगर सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करता है, ठीक है, तो आप करना आईजी का कैलकुलेशन करना। आईजी मतलब कि सेंटर ऑफ मोमेंट फाइंड करना है, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना, आईजी फाइंड करना है अगर आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करता है। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ प्रेशर की बात नहीं करता है तो आपको इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एरिया कैलकुलेट करो और आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया और एक्स बार कैलकुलेट करना है। तो अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे दे रखे हैं टोटल प्रेशर कितना है, रो जी एक्स बार इंटू ए, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फार्मूला में देखा, यहाँ पे हमने दिखा रखा है रो जी ए इंटू एक्स बार। ठीक है, तो फार्मूला में हमारे पास है रो जी एक्स बार इंटू ए, और वैल्यू क्या करेंगे हमने पुट किया। अब एरिया फाइंड कैसे करेंगे, एरिया तो आपको सर्कल का एरिया फाइंड कर लेना है। ठीक है, एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स बार फाइंड करने का थोड़ा सा लोचा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये एंगल आप लोग थीटा एज्यूम किया, क्योंकि एज्यूम किया यहाँ पे भी थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आप इस ट्रायंगल में देखो एम
यहाँ पे देखो एम एन और एल इस ट्रायंगल में बात करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है कि लंब लंब, ठीक है, लंब हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लंब की, अब थीटा के ठीक सामने की वैल्यू क्या होती है, थीटा के ठीक सामने के जो भी एज होती है या फिर ठीक है, तो वो क्या होता है कि लंब होता है, ठीक है, वो क्या होता है लंब होता है। तो लंब कितना एल एम, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एल एम डिवाइडेड बाई एम एन, ठीक है, एम एन क्या हाइपोटेनस है, एम एन क्या है हाइपोटेनस है। अब एल एम फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, तो अब देखो यहाँ पे कि एम तक की वैल्यू कितना दे रखी है 2 मीटर दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना एल और एम, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना एल और एम। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अब जरा फिगर में ध्यान से देखना, तो क्या 2 माइनस 0.75 नहीं होगा ये, अब ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू, ठीक है, पूरी लेंथ कितना दे रखा है, ये 2 मीटर दे रखा है, और यहाँ इसके ऊपर की लेंथ कितना दे रखा है 0.75। तो अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 2 माइनस 0.75 आएगा। तो एल एम की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाई 1। अब एम और एन की बात करें तो इसका डायमीटर कितना 1.5 दे रखा है, तो हमने इसको डिवाइड किया और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0.833, ठीक है। तो यहाँ तक तो चलो मे बी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्स बार की, एक बार सारा ये सब मैं हटा देता हूँ, इरेज करता हूँ। एक्स बार की अगर हम बात करते हैं, अब एक्स बार की बात करते हैं तो हमें क्या क्या यहाँ तक की वैल्यू फाइंड है, मतलब कि यहाँ तक की वैल्यू फाइंड है, और हमें कितना फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ये, ठीक है, ये वैल्यू हमें कितनी करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें क्या करना 0.75, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसके नीचे हमारे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस उसके बाद से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके नीचे आप देखो कि यहाँ पे तक की वैल्यू 0.75 दे रखी है ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.75, और ये वैल्यू भी आप देखो जी और एन की हम बात करें तो जी एन कितना दे रखा 0.75, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसमें सिर्फ साइन थीटा का मल्टीप्लाई करो, जी एन की वैल्यू 0.75 दे रखा है, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 0.75 साइन थीटा हम कर देंगे, और उसके बाद से हमें क्या फाइंड हो जाएगा, ये वह यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, और इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद से हमें जो एक्स बार की वैल्यू है 1.375 क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा, 1.375 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू है जो इन्हें हमें क्या करना था, फाइंड करना था, इस फिगर से फाइंड करना था। पहले हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद से अब हम क्या फाइंड करेंगे टोटल प्रेशर। सिंपल सा है, आप इस फार्मूले को जो भी वैल्यू है फार्मूले में आप पुट कर दो तो आप इसको क्या करते थे फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। इसमें आप खुद से एक बार करके देखना तो मैं भी ज़्यादा समझ में आए। जब देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मतलब कि इस तरीके से इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं कि सिंपल सा फार्मूला इसमें आपसे पूछ रखा है और कुछ भी नहीं है। और अब देखो कि ये कॉन्टीन्यूस पूछ रखा है, मतलब कि ES9 में, ES09, ES08, मतलब कि 2009 2008 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप देखना, ध्यान से समझना, सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द सेंटर ऑफ प्लेट एरिया, ठीक है, सेंटर ऑफ द प्लेट एरिया। ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है किसी तरीके जैसे हम एक बॉडी लेते हैं ये, ठीक है, और यहाँ से फ्री सरफेस है, और ये क्या दे रखा है सेंटर ऑफ द प्लेट एरिया है जी, ठीक है। और ये पूछ रहा है यहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ये पूछ रहा है, ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो अब याद करो फॉर्मूला में मैंने क्या बता रखा था कि इंक्लाइन प्लेट के लिए एच बार इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार। तो ये फार्मूला था जो हमने पढ़ा था, बट ये फार्मूला कब था, ये फार्मूला तब था ये एच बार के जो हम वैल्यू फाइंड किए थे तो पूरे ये फ्री सरफेस से था ना, ये क्या था फ्री सरफेस से था। और फ्री सरफेस से जो सेंट्रोइड की वैल्यू थी वो कितनी थी एक्स बार थी, ठीक है। तो अगर हम ये एक्स बार की वैल्यू को इसको हटा दो, आप एक्स बार को क्या करो हटा दें तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये जो सी और जी है, ठीक है। एक बार मैं फिर से फिगर में समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। अब यहाँ पर हम समझते हैं इसमें इस पहले फिगर में समझते हैं कि यहाँ पे देखो आप सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे जी है, ठीक है। और यहाँ जी से फ्री सरफेस की वैल्यू कितनी है दे रखी एक्स बार है, और सी का क्या है वाई पी है। यहाँ पे आप इसको एच बार ले लो या फिर वाई पी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी और जी, ठीक है। तो मतलब कि अगर हमें फाइंड करना हो कि सी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी वाई पी माइनस एक्स बार, ठीक है। वाई पी माइनस एक्स बार सी जी की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में यही पूछने की कोशिश कर रहा है
यहाँ पे साफ साफ इसने लिखा हुआ है कि व्हाट इज वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द सेंटर ऑफ प्लेन एरिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसमें मैच कराओ कौन सा होगा, मे बी के साथ ये होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आप मैच करा लो, आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एच बार। ठीक है, एच बार की जगह एक्स बार होगा, वो कुछ भी कंसीडर कर सकता है, मतलब ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई बहुत बड़ा बिग इशू नॉट ए बिग इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ। अब ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में देखो कितना अंतर है। यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ वर्टिकल इमर्ज्ड सरफेस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक, अब यहाँ पे जो बात कर रहा है कि फ्री सरफेस से कितना नीचे है। ठीक है, मतलब कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर जहाँ पे एक्ट करता है वो फ्री सरफेस से कितने नीचे है, अब यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा सही होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आई जी के साथ सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, तो यहाँ पे क्या वर्टिकल सरफेस की बात कर रहा है, तो वर्टिकल सरफेस का मतलब यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसे देख लो। और अब इसको देखो, ये तो ऐसे ही गलत है, ये तो इनमें तो कोई चांस ही नहीं है। आई जी इंटू ए कर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मीटर की पावर 6 हो जाएगा, तो जो कि क्या पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट ये एक और क्वेश्चन, मतलब कि ईएस 2008 में एक और क्वेश्चन पूछा, ये भी बेहद ही ईजी क्वेश्चन। एक बार पढ़ते हैं इसे, देखते हैं क्या। द सेंटर ऑफ प्रेशर, एक मिनट थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर वर्टिकल सरफेस सबमर्ज इन अ लिक्विड लाइज एबव द सेंट्रॉइड, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो आपकी बॉडी है, यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ प्रेशर है और यहाँ पे क्या है कि सेंट्रॉइड है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्या सबमर्ज की बात कर रहा है, तो ये क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट जब हम बायोन्सिम पढ़ेंगे तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसको भी हम समझ लेंगे कैसे नहीं है। बस आपको याद रखना है कि हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ ये सेंट्रॉइड से हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। तो जो पहला इसमें दे रखा है तो एसरेशन, ये क्या गलत है। ठीक है, एसरेशन गलत हो गया। नेक्स्ट रीजन देखते हैं कि प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड फॉर वर्टिकल सरफेस सबमर्ज इन अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या यह सही है? तो हम कैसे क्या पढ़ते थे, अभी हमने जो आपको बता रखा है कि जो प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर कितने नीचे होता है, मतलब कि हाइट क्या होती है फ्री सरफेस से, फ्री सरफेस हाइट होती आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार। तो क्या इस फॉर्मूले में डेंसिटी है? नहीं है, मतलब कि ये क्या इंडिपेंडेंट है किसके, डेंसिटी के। तो ये क्या है हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये वाला, ठीक है, ये क्या है ए, यहाँ पे साफ जो लास्ट वाला जो हमेशा होता है इस तरीके से ही होता है, ए फॉल्स होता है और आर क्या ट्रू होता है। तो इसकी चीज़ों को थोड़ा सा अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हल्का सा आइडिया बन जाता है कि कहाँ फॉल्स दिया रहता है, कहाँ पे ट्रू दिया रहता है। बट आप पहले उसको पढ़ लेना जो भी इसका कमेंट वगैरह दिए रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा ये क्या है कि बहुत ही ईजी है, मतलब इसमें क्या है कि गेट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये गेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि कर्व इमर्ज सरफेस। ठीक है, हमें क्या है कि डेफिनेशन और ये जो प्रूफ वगैरह से ये से हमें कोई लेना देना नहीं है। किस तरीके से वैल्यू को फाइंड करते हैं ये हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा मोटा क्वेश्चंस आ जाए जैसे 2 नंबर में पूछ ले तो हम उसी को चीज़ को क्या करें अच्छे से कर सकें। और जनरली 1 नंबर में तो आपने देख ही लिया कि ईएस वगैरह में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई भी कर्व सरफेस है और वो क्या कि इमर्ज है, ठीक है, वाटर में या फिर कोई भी लिक्विड है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे कर्व जो सरफेस है इस पे क्या कि 2 तरह के फोर्स एक्ट होंगे। एक तो होगा आपका वर्टिकल फोर्स होगा, एक क्या होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो बात होती है कि वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम कैसे फाइंड करें। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करना देखो आसान है, दोनों ही आसान है, बट हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। कि जो भी कर्व्ड सरफेस आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए दे रखा है और यहाँ पे बी दे रखा है, आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरीके से आप एक सरफेस ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या एज्यूम कर लेना है कि अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो इसी सरफेस पे करनी है। ठीक है, इसी सरफेस पे करनी है, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो हम मान लेंगे कि इसी सरफेस पे यहाँ पे लगेगा। इस तरीके से हमने क्या एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है,
ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो, आसान हो जाओ। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ कहाँ पे, ए डैश बी डैश पे। ठीक है, वो कितना होगा, रो जी एक्स बार इंटू है। एक्स बार क्या है कि हमने ये जो सरफेस एज्यूम कर रखा है, यहाँ पे मान लो जो भी सरफेस है, यहाँ पे जो आर डिस्टेंस है, ठीक है, आर डिस्टेंस या फिर ए डैश बी डैश का जो डिस्टेंस है, उसमें हम देखेंगे कि उस वाले सरफेस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कहाँ पे कर रहा है, वो वैल्यू क्या दे देगी, एक्स बार दे देगी। और उसके बाद से एरिया, अब एरिया कितना होगा, एरिया का कैलकुलेट कैसे करेंगे, एरिया हो जाएगा आपका आर इंटू बी एक्स, आर इंटू बी, सॉरी एक्स नहीं, आर इंटू बी। आर क्या है कि रेडियस है इस कर्व का, कर्व सरफेस है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, और बी क्या है कि ये क्या है, विड्थ है, जो अंदर मतलब कि प्लेन, इस जो आप देख रहे हो, जो बोर्ड आप देख रहे हो, इससे क्या है कि प्लेन के परपेंडिकुलर मान लो, या फिर आप इसको ठीक है, मतलब कि अंदर मान सकते हो उसको, तो इनर साइड में आप मान सकते हो, तो वो विड्थ है, विड्थ आप इसको बोल दो, तो ये एरिया हो जाएगा। और एक्स बार मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कैसे फाइंड करेंगे, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा आपका एच प्लस आर बाई टू। ठीक है, एक्स बार कितना हो जाएगा, मतलब कि ये कर्व्ड सरफेस यहाँ तक आप देख सकते हो एच हाइट है, और यहाँ पे से यहाँ तक कितना है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आर बाई टू पे, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर है। ठीक है, ये क्या है कि जो कर्व्ड सरफेस है ये क्या है, 1/4 ऑफ सर्कल है। तो यहाँ से हम एक्स बार की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एफ एच हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से हमें सिमिलर तरीके से नहीं, अब हमें जो वर्टिकल फोर्स होगा उसको क्या है कि अलग तरीके से फाइंड करना। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है इसमें, बट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो इसे। तो वर्टिकल फोर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे कि वर्टिकल फोर्स करने के लिए आप क्या करना है कि यहाँ पे बी और ए को क्या वर्टिकली आप इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब इससे क्या करना है कि लाइन ड्रॉ करना। अब इस जो भी कर्व्ड सरफेस है, इसके ऊपर जितना भी वाटर है, जितना भी ये वाटर कैरी किया है, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी वाटर है उसका जो वॉल्यूम है, आप एक्चुअली ये कह सकते हो वेट ऑफ द वाटर जो होगा वही कितना होगा, वर्टिकल फोर्स होगा। तो हमने वही फाइंड किया यहाँ पे। ठीक है, तो रो जी, आप जनरली रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एबव द कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस के ऊपर जो भी वॉल्यूम है वो कि उसका हम रो जी में मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या है, वेट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स है। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, रो जी इंटू बी क्या है, इसका विड्थ है, आप विड्थ है जो कि क्या है कि आप इसे अपवर्ड साइड में मान सकते हो या इनर साइड में मान सकते हो, जो प्लेन का इनर साइड अपवर्ड साइड में है। और उसके बाद एरिया फाइंड करना है, मतलब किसका एरिया फाइंड करना है, ए बी, बी डैश ए डैश ए, मतलब कि ये जो टोटल है आपका, जो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, डेस्क बना रहा हूँ मैं, ये टोटल एरिया फाइंड करना है। और इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है इसका विड्थ का, ठीक है, जो भी इनर साइड अपर साइड में है, और इसमें रोजी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो वेट होगा, ठीक है, जो वेट होगा, और इस कर्व सरफेस पर जो वेट हो जाएगा वही वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे देखो लिख रखा है, जिसमें मैंने लिखा है कि वर्टिकल फोर्स पासेस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम कैरिड बाय द कर्व्ड सरफेस। इसके ऊपर अब ये एफ बी कहाँ से पास होगा उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि जो भी ये वॉल्यूम होगा, इस लिक्विड का वॉल्यूम होगा, जहाँ से इसका सेंट्रॉइड होगा वहीं से क्या होगा, एफ बी पास होगा। अब हमें हॉरिजेंटल फोर्स पता चल गया, हमें वर्टिकल फोर्स पता चल गया, तो हमें क्या करना है, बस रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेना। तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास हमें तो पता ही, ये छोटा सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट छोटा सा एक क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है देखते हैं। सो अ कर्व्ड सरफेस एल एम, यहाँ पे आप कर्व्ड सरफेस देख सकते हो, जैसा मैंने आपको अभी समझाया ठीक उसी तरीके से इसमें दे रखा है। विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब कि 1/4 ऑफ सर्कल। ठीक है, जो भी सर्कल का उसका 1/4 कर देना, वो दे रखा है। ठीक है, फ्रॉम द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इमर्ज इन वाटर। ठीक, मतलब कि वाटर दे रखा है, डेंसिटी हमें 1000 फाइंड हो गई। इफ़ द विड्थ ऑफ गेट इज यूनिटी, अब वहाँ पे जो मैंने आपको बी दिखा रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है, बी की वैल्यू 1 दे रखा है। ठीक है, यूनिटी होगा विड्थ। ठीक, कैलकुलेट द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व्ड सरफेस। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और एक एडिशनल में मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा। इसको मैंने किया नहीं है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप इसे खुद भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करने के हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल सा आंख बंद करके रो जी इंटू एक्स बार इंटू ए। ठीक है, रो जी हमें तो वेल नोन है कि अगर हमें ये लिक्विड के बारे में अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह दे दिया तो हम रो की वैल्यू डेंसिटी फाइंड करते हैं। जी की वैल्यू वेल नोन है 9.81, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो एक्स बार की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है, हमें ये पता है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक, मतलब कि अगर ये 3 मीटर का है
सर्कल की बात करें 3 मीटर है, तो इसका मतलब ये इसका जो हाफ करेंगे तो इस यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये एक्स बार की वैल्यू फाइंड हो गई, मतलब कि 1.5 तो यहाँ से है और ये वाटर सरफेस से कितना बिलो 1 मीटर, तो 2.5 हो जाएगा हमारा क्या, जी एक्स बार की वैल्यू कितनी हो गई हमारे यहाँ पे 2.5 मीटर हो गई, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू 2.5 मीटर। नेक्स्ट एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, एरिया फाइंड करने के लिए हमने एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे बता रखा था कि आपको एरिया फाइंड करना है तो रेडियस में अगर आप विड्थ का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो रेडियस कितना 3 है और विड्थ कितना यूनिटी दे रखा है, तो यहाँ पे एरिया फाइंड हो गया, ठीक है। सबका आपको क्या इसको कैलकुलेट करोगे तो 73.57 के अप्रॉक्स आ जाएगा, बस कैलकुलेशन में डिफरेंस आ सकता है, कोई वो नहीं है, पॉइंट कुछ का आ सकता है डिफरेंस, ज़्यादा वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 73.57 मेरा आया है किलो न्यूटन, ये आंसर होगा। आपका भी 73 पॉइंट हो सकता है 52 आ जाए 53 आ जाए, और इट्स नॉट मैटर, आंसर इसी के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। अब उसके बाद से हमें वर्टिकल फोर्स फाइंड करना। वर्टिकल फोर्स फाइंड करने का हमें क्या, अब हमने वर्टिकल फोर्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको आ सकती है, अब जो प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो नहीं होगा, बट अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, अभी आप शुरू कर रहे हो, इस चीज़ों के बारे में सीख रहे हो, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो वर्टिकल फोर्स के फाइंड करने का रोज ही आप इसको साइड में रखो, रोज ही तो हमें करना ही करना है। हमें फाइंड क्या करना है कि इस जो भी कर्व्ड सरफेस है ये, इसके ऊपर जितने भी वॉल्यूम का वाटर है उसमें रोजी का मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि वेट निकालना हमें इसके ऊपर जितने भी वाटर है, ठीक है। वो क्या देगा, हमारा वर्टिकल फोर्स देगा। अब हमें इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो रोजी का वैल्यू यहाँ पे लिख लो, चलो ठीक है, रोजी हमें पता है। रोजी के बाद हम अब एक बार फार्मूला आप देखो, रोजी के बाद हमें क्या फाइंड करना है कि विड्थ कितना है और उसके बाद से एरिया, ठीक है। तो ये विड्थ है, विड्थ कितना हो जाएगा, अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरिया, मैंने क्या कह रहे हैं एरिया, और जब आप उसका सरफेस के एरिया विड्थ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो सिमिलर था यहाँ पे क्या है कि हमने दो एरिया, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। आप अपने तरीके से कर सकते हो, मैंने अपने तरीके से किया। तो पहले मैंने क्या किया है कि OLM, ठीक है, ये एक एरिया, और दूसरा एरिया हमारे पास SOLU, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने किसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, SOLU का मैंने किया है, तो 3 × 1 × 1, ठीक है। कैसे, 1 इसकी देखो हाइट दे रखी है, और 1 इसकी यूनिटी विड्थ दे रखी है, और उसके बाद से 3 क्या दे रखा है यहाँ पे इसका, यहाँ पे जो 3 दे रखा है इसका, एक मिनट, यहाँ पे 3 × 1 × 1, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। चलो ठीक है, इसका थोड़ा सा मे बी यहाँ पे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, थोड़ा सा मैं देखता हूँ ये। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद से हम इसमें इसको भी देखेंगे क्या इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब कर्व सरफेस के वॉल्यूम फाइंड कर जो भी है, तो हम क्या करेंगे कि इसका पूरे सर्किल, मान लेते हैं पूरा सर्किल है, पूरे सर्किल का हमारे पास कितना एरिया हो जाएगा, πr² और डिवाइड बाई 1 कर देंगे, 4 कर देंगे। तो इस जो भी LOM का हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया में क्या करेंगे, × 1 कर देंगे, क्योंकि यूनिटी विड्थ दे रखा है, तो ये हमें वॉल्यूम फाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, रो की वैल्यू 1000 है, जी की वैल्यू 9.81 है, और उसके बाद से हम इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 98.73 के अप्रॉक्स आ जाएगा। इस तरीके से आप वर्टिकल फोर्स को भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वर्टिकल फोर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको H' भी फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप ये चाहते हो H' को भी फाइंड करना, तो सबसे पहले आपको IG फाइंड करना होगा, और IG फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है किस तरीके से आप IG फाइंड करोगे। तो IG फाइंड करेंगे BD³ डिवाइडेड बाई 12, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि ये दे रखा है ना इसका, ये इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो रेडियस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और BD³ बाई 12 कर देंगे तो IG की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एरिया कितना हो जाएगा, इसका रेडियस दे रखा है, और × 1 कर देंगे तो ये एरिया फाइंड हो जाएगा। और x बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैंने 2.5 बता रखा है आपको पहले से, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन था इसमें कि ये वाली चीज़ जो ये वॉल्यूम हमने कैसे फाइंड किया। तो अब यहाँ पे देखो ये रेडियस कितना दे रखा, 3 दे रखा, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 3 है, ठीक है। तो 3 × 1 × विड्थ का 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और H बार की भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ये आप खुद से फाइंड करना किस तरीके से होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
मे भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप इसे एक बार और देख लेना, ठीक है। कुछ बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर अच्छी सी बुक रेफ़र करना चाहो तो आप कर सकते हो, और क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा करना चाहो तो आप क्वेश्चंस करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप करो। छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग आप पास कर चुके हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बड़े बड़े ही क्वेश्चंस करने हैं, तो आप मतलब इस तरीके के वहम मत पालो आप, ठीक है। आप इस तरीके के वहम मत पालो, आप छोटे छोटे क्वेश्चन करो, पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद से आप बड़े बड़े क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन देखो नहीं है, क्वेश्चन ये बड़े नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आपको पहले से ये चीज़ें पता है तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप इसे खुद से करना कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है वैल्यूज़ कुछ वेरी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ले रखा है, आप अगर कैलकुलेटर से कर रहे हो और यहाँ पे सिर्फ पाई की वैल्यू को और एक्सटेंड करके ले रहे हो तो कुछ थोड़ा बहुत आंसर में क्या वेरिएशन आ सकता है। बट ये 9 पॉइंट तो आना ही आना है, 7.3 की जगह हो सकता है 7.5 आ जाए, 7.7 आ जाए, इस तरीके से वेरी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अप्रोक्स मैं कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कोई यहाँ पे डिफिकल्टीज नहीं है। अब इस तरीके से कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस करें, आपको मे बी कि ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो। अगर कोई एडिशनल आप चाहते हो कि कुछ और हो, जैसे कि एनिमेशन हो या फिर जो भी अगर आप कुछ डिमांड है तो आप उसे कमेंट कर दो, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को पूरा करने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बायोवेंसी एंड फ्लोटेशन, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा हम आपको एक और भी बता देते हैं, जिसमें हम बायोवेंसी पढ़ेंगे, बायोवेंसी के बाद से फिर सेंटर ऑफ बायोवेंसी पढ़ेंगे, और इस तरीके से हम हर चीज़ जो भी बैलेंस वगैरह है, मतलब यहाँ पे कुछ छूटने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं छूटेगा। आपको हर चीज़ बहुत ही ब्रीफली बताई जाएगी, अच्छे से बताया जाएगा, एक्सप्लेन करके, विथ क्वेश्चंस भी करके आपको समझाया भी जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, ताकि आपको अगर इन फ्यूचर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो चीज़ आपको पता चलती रहे।